हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके सामने एक नया योग लेकर आया हूँ। इस योग के प्रभाव से 35 साल की आयु तक विवाह नहीं होता है, और यदि आपकी आयु भी इतनी ही हो चुकी है और अभी तक शादी नहीं हो रही है, रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बन रही है, तो एक उपाय भी बताऊंगा। उस उपाय को करेंगे तब भी लाभ मिलेगा, और इस योग को भी अवश्य देख लें। अगर इस प्रकार का योग किसी कुंडली में बनता है तो समस्या वाली स्थिति रहती है, विवाह के बाद भी समस्या रहती है, और विवाह नहीं हुआ है तो यह भी सबसे बड़ी समस्या। और सबसे बड़ी बात, आपके पास अच्छी नौकरी भी है, सारी स्थितियां आपकी अच्छी है, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। रिश्ते भी आते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती है। बहुत सी बार हमने यह भी देखा है कि इस योग से, आज जो योग बता रहा हूँ, इस योग के प्रभाव से व्यक्ति स्वयं भी, कई कुंडलियों में हमने देखा है कि व्यक्ति स्वयं भी ज़्यादा रुचि नहीं लेता है, तो यह भी बहुत बड़ी समस्या है। माता पिता तो ध्यान देते हैं लेकिन संतान वहाँ पर ध्यान नहीं देती है, और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि वहाँ पर फिर संतान यदि स्वयं भी प्रयास करे तब भी विवाह नहीं हो पाता है। तो समय रहते इस छोटे से योग को जान लेवें। यह योग, यदि आपका बच्चा या लड़की, उसकी आयु बहुत कम है और उसकी कुंडली में भी इस प्रकार का योग या इस प्रकार की छोटी सी स्थिति भी बन रही है, या जो पूरा योग बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखें। बहुत सी बार दर्शक पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और फिर प्रश्न करते हैं, इसलिए वीडियो की एक एक लाइन को ध्यान से सुने और इस योग को पूरा समझें। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो एक कुंडली देखें, कुंडली में भावों को समझ लें। वैसे तो हमारे सभी दर्शक जानते हैं कि लग्न कुंडली और लग्न कुंडली में किस भाव को क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी आप समझ लें कि जहाँ पर लग्न लिखा है वह हमेशा लग्न ही रहेगा। जहाँ सप्तम भाव लिखा है, इस कुंडली को ध्यान से देखें, सप्तम भाव ही रहेगा, और जहाँ छठा भाव लिखा है वहाँ छठा भाव ही रहेगा। तो जिस भाव का जो नाम दिया है वही उस भाव का नाम रहेगा, चाहे उस भाव में कोई भी अंक हो। जैसे आप ध्यान से देखें, इस कुंडली में जहाँ पर सप्तम भाव लिखा है, यहाँ पर 1 से 12 के बीच में कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन सप्तम भाव हमेशा सप्तम भाव ही रहेगा। इसके अलावा जितने भी भाव हैं उनको ध्यान से समझ लें, उनका नाम यही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे वहाँ पर कोई भी अंक लिखा हो। क्योंकि बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो अंक से उस भाव का नाम समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी भाव में 7 का अंक लिखा हुआ है तो उस भाव को सप्तम भाव समझ लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे पंचम भाव है यहाँ पर कुंडली में, देखें ध्यान से, पंचम भाव, और यहाँ पर मान लीजिए 10 का अंक लिखा हुआ है तो पंचम भाव में मकर राशि लिखी हुई है ऐसा कहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि यह पंचम भाव ना होकर दशम भाव है। तो इस बात को भी समझ लें। अब योग को समझें। यहाँ पर मैं एक कुंडली दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखें। वृषभ लग्न की कुंडली आपके सामने है और सप्तम भाव में 8 का अंक लिखा हुआ है, ध्यान से देखें, और वहाँ पर शनि और चंद्रमा भी लिखा हुआ है। इस योग को बड़े ध्यान से देखें, अभी तक योग पूरा नहीं हुआ है। इस योग को मैं पूरा बताऊंगा इसी वीडियो में, एक कुंडली और बताऊंगा उसके द्वारा समझाऊंगा, इसलिए ध्यान से देखें और समझें। सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा वृश्चिक राशि पर विराजमान हैं। सामान्य भाषा में इसे शनि और चंद्रमा की विष युति भी कहते हैं। मान लीजिए किसी लड़की की कुंडली में ऐसा योग है तो संतान होने में भी बाधा होती है, और संतान में बाधा तो फिर विवाह में भी बाधा, ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि शादी भी लेट और फिर संतान भी देरी से होती है। अभी यह योग पूरा नहीं हुआ है। सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति को देखना भी बहुत ज़रूरी है, और अब स्थिति कब खराब ज़्यादा हो जाती है उसको भी समझें। जैसे कि इस कुंडली में आपको दिख रहा है कि सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा है। शनि वृश्चिक राशि पर है, अर्थात मंगल की राशि पर है। यह स्थिति भी ठीक नहीं होती है। शनि यहाँ पर शत्रु राशि पर स्थित है, और इसके साथ ही चंद्रमा भी है। शनि चंद्रमा आपस में शत्रु भी हैं, और चंद्रमा भी यहाँ पर वृश्चिक राशि पर है। तो सामान्य भाषा में कहें तो चंद्रमा भी वृश्चिक राशि पर वैसे शुभ स्थिति में नहीं होता है, इस बात को भी समझ लें। और ये जो वृषभ लग्न की कुंडली है, इसमें चंद्रमा तीसरे भाव का स्वामी होता है। देखें ध्यान से, तीसरे भाव में 4 का अंक लिखा हुआ है। तो चंद्रमा तीसरे भाव का स्वामी होकर 7वें भाव में बैठा हुआ है। तो तीसरे भाव का स्वामी
अशुभ फल देने वाला होता है। तो चंद्रमा इस कुंडली में शुभ नहीं कहलाता है, चंद्रमा के फल अच्छे नहीं आते हैं इस कुंडली में। अब इस योग को वापस ध्यान से समझें। पहली स्थिति तो आपने समझ ली, अब दूसरी स्थिति ध्यान से देखें। वापस आपके सामने कुंडली आएगी, आप देखेंगे तीसरे भाव में, कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य और मंगल विराजमान है। और अब आप यह देखें कि मंगल अस्त है मान लीजिए, तो यह स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। मंगल कर्क राशि पर अच्छा नहीं कहलाता है, और वैसे भी इस वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल 7वें भाव और 12वें भाव का स्वामी होता है, तो यह मंगल योग कारक अर्थात शुभ नहीं कहलाता है। और मंगल सप्तम भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में 4 नंबर कर्क राशि पर लिखा हुआ, साथ में सूर्य भी है, और मंगल अस्त हो गया अगर आपकी कुंडली में, तो फिर विवाह नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपने 2 स्थितियां समझ ली, सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा और सूर्य के साथ में मंगल तीसरे भाव में बैठा हुआ है, यह स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। या सूर्य के प्रभाव से, सूर्य मान लीजिए एक भाव आगे पीछे है, तब भी मंगल यहाँ पर कर्क राशि का होकर अशुभ स्थिति में आ जाता है। अब एक बात और समझें, लग्न के स्वामी की स्थिति देखनी भी बहुत ज़रूरी है। किसी भाव को हम देखते हैं तो ज्योतिष का एक सूत्र है कि सप्तम भाव को यदि आप देखते हैं तो लग्न को देखना भी बहुत ज़रूरी है, लग्न के स्वामी की क्या स्थिति है। अब मान लीजिए इस कुंडली में एक स्थिति और बन गई कि लग्न का स्वामी जो शुक्र है वह भी सूर्य के साथ आ गया और अस्त हो गया, तो क्या हुआ, सप्तम भाव का स्वामी भी अस्त हो गया और लग्न का स्वामी शुक्र भी तीसरे भाव में शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठकर अस्त हो गया। यह स्थिति भी बड़ी गंभीर लगती है, और वास्तव में हमने देखा है कि ऐसी स्थिति में शादी होने के बाद भी समस्या रहती है, और शादी वैसे तो समय पर हो ही नहीं पाती है, और संतान होने में भी बड़ी मुश्किल आती है। अब एक बात और समझ लें कि मान लीजिए इसी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी अर्थात संतान भाव का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ, बुध ग्रह, वह भी यदि तीसरे भाव में आ गया तो फिर क्या होगा। पंचम भाव के स्वामी के बारे में कहा गया है, ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र भी है कि पंचम भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में हो तो यह योग भी शुभ नहीं होता है, संतान बड़ी मुश्किल से होती है या संतान देरी से होती है, ऐसी समस्या भी हमने बहुत सी बार देखी है। तो बुध भी अगर ऐसी स्थिति में तीसरे भाव में आ जाए इसी कुंडली में, ध्यान से इस विषय को समझें, पूरे योग को समझें, तो स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। एक बात और है कि जिनका जन्म 1987 में हुआ है उनकी कुंडली में अगर आप देखेंगे 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में जिनका जन्म है, उनकी कुंडली में इस प्रकार का योग अवश्य बना होगा, और इसके आगे पीछे भी इससे संबंधित छोटा मोटा योग अवश्य बना है, उससे भी समस्या आती है। मैं जो पूरी स्थिति बता रहा हूँ यह स्थिति नहीं बन रही है, केवल सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा है तब भी समस्या रहती है, मंगल तीसरे भाव में है, सूर्य के साथ अस्त नहीं है तब भी समस्या रहती है, इस बात को भी समझ लीजिए। अब एक बात और है कि पंचम भाव में यदि केतु आ जाए तो संतान होने में फिर वापस बाधा, या संतान होती है तो बड़ी मुश्किल से होती है, वहाँ इलाज भी लेना पड़ता है। अगर पंचम भाव में केतु हुआ इसी कुंडली में तो 11वें भाव में क्या होगा, राहु, तो फिर राहु तीसरे भाव को भी देखेगा जहाँ पर मंगल सूर्य शुक्र या बुध है, तो ऐसी स्थिति में तो फिर राहु की दृष्टि लग्न के स्वामी पर भी है, सप्तम के स्वामी पर भी है, सूर्य पर भी है, बुध पर भी है, पंचम के स्वामी पर भी है, तो फिर स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। और राहु यदि 11वें भाव में है इसी कुंडली में तो फिर क्या होगा, उसकी सप्तम भाव पर नवम दृष्टि होगी। राहु जहाँ पर बैठता है उस भाव से वह 5वीं दृष्टि डालता है, 7वीं दृष्टि डालता है और 9वीं दृष्टि डालता है, तो राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर भी होगी। तो ऐसी स्थिति में फिर व्यक्ति परेशान हो जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो इस योग को आपने जाना, यह सामान्य योग नहीं है, बहुत ही अशुभ योग है विवाह के मामले में। मान लीजिए किसी जातक को, किसी लड़के या लड़की को सप्तम भाव में शनि चंद्रमा है, लेकिन अगर ये जो स्थिति मैंने बताई, शनि और चंद्रमा दोनों ज्येष्ठा नक्षत्र में है, वृश्चिक राशि ज्येष्ठा नक्षत्र में, ध्यान से सुने, बुध के नक्षत्र में, और तीसरे भाव में सूर्य और मंगल विराजमान हैं, ये दोनों ध्यान से सुने आश्लेषा नक्षत्र, क्योंकि कर्क राशि में बुध का नक्षत्र कौन सा आता है, आश्लेषा नक्षत्र।
तो सूर्य और मंगल तीसरे भाव में कर्क राशि पर और आश्लेषा नक्षत्र में हैं। आप जब कुंडली देखेंगे तो उस कुंडली में जहाँ ग्रह स्पष्ट लिखे हुए होते हैं उसके आगे उनके नक्षत्र भी लिखे हुए होते हैं। तो सूर्य मंगल आश्लेषा नक्षत्र पर हो और शनि चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र पर हो तो यह स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। फिर माँ बाप भी परेशान होते हैं, और संतान अच्छी पढ़ी लिखी है या अच्छे पद पर है, बड़ी अधिकारी है, सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है, तब भी बहुत अच्छी नौकरी है, फिर भी शादी नहीं हो पाती है। हालांकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वयं भी चिड़चिड़ा होता है, थोड़ा गुस्सा भी आता है, और बहुत सी बार हमने देखा है कि ऐसे व्यक्ति में थोड़ा सा अभिमान भी आ जाता है, और उसके कारण भी वह व्यक्ति धीरे धीरे, फिर रिश्ते तो आते हैं लेकिन ध्यान नहीं दे पाता है। तो इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है लेकिन फिर भी हमने देखा है, तो इस स्थिति को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर आपने यह स्थिति जानी। अब उपाय क्या करें? सबसे पहले एक बात और समझ लें मैं कि यदि शुक्र की दशा चल रही है, मान लीजिए अभी वर्तमान में, तो फिर भी, या दशा लगने वाली है या चल रही है, तो ऐसी स्थिति में तो फिर भी लाभ मिलता है उस व्यक्ति को। लेकिन चंद्रमा की दशा है, सूर्य की दशा है, मंगल की दशा है, तो फिर रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती है। सप्तम भाव में विष योग बन रहा है, इसे विष योग कहते हैं। शनि चंद्रमा का विष योग का जो निर्माण हो रहा है, इसकी शांति के लिए आप अधिकतम उपाय में भगवान शिव को दुग्धाभिषेक करें, दूध चढ़ाएं। कच्चा दूध, गाय का, भैंस का दूध ना हो, इस बात पर भी ध्यान देवें। गाय का दूध हो, शिवलिंग पर अर्पण करें, और उसके बाद शिवलिंग को साफ जल से या गंगा जल से धोएं, स्नान करावें। उसके बाद उनको अच्छी तरह से उनकी पूजा करें शिवलिंग की। तो कुल मिलाकर दूध चढ़ाने से विशेष लाभ मिलता है। अब एक उपाय और जानें, सबसे बड़ा उपाय। विष योग बन रहा है, इसलिए आप खीर बनाकर सोमवार या शनिवार के दिन गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। 1 कटोरी खीर आप दे सकते हैं, उससे भी लाभ मिलता है। शनिवार या सोमवार के दिन किसी को भोजन कराएं, भोजन के साथ में खीर खिलाएं, तब भी लाभ मिलता है। कोई गरीब व्यक्ति है, अपंग व्यक्ति है, कमज़ोर व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी सेवा करेंगे तब भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसके अलावा अगर राहु 11वें भाव में आपकी कुंडली में, तो राहु के जाप भी आप चाहें तो करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो शनि के जाप भी करवा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी स्थिति बन जाती है, वहाँ खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अधिकतम शिव की उपासना करें, शिव को नियमित रोज़ दूध चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहती है। और दूध चढ़ाने के बाद फिर शिवलिंग को साफ जल से उनको स्नान कराएं, फिर उसके बाद उनकी विधिवत ढंग से पुष्प, धूप, दीप उनका ध्यान करें। और दूध चढ़ाते समय, जल चढ़ाते समय किसी भी शिव के मंत्र, जैसे शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र है, उसका जाप आप कर सकते हैं, तो उससे भी ठीक स्थिति रहती है। इसके अलावा विघ्न आ रहा है, पंचम भाव में भी केतु है, सूर्य मंगल 7 में है, शुक्र भी अगर तीसरे भाव में है, तो ऐसी स्थिति में, और बुध भी अगर कमज़ोर स्थिति में है, तो पन्ना रत्न भी इस कुंडली में आप धारण कर सकते हैं। दूसरे भाव और 5वें भाव का स्वामी कौन है? बुध ग्रह। 3.25 कैरेट का पन्ना रत्न सबसे छोटी अंगुली में पंचधातु या सोने में आप धारण कर सकते हैं। बुधवार के दिन 11 से 12 बजे के बीच में, या 11 से 12:30 बजे के बीच में, आप 11 से 12 ठीक रहेगा, इस समय में आप पन्ना रत्न सबसे छोटी अंगुली में धारण कर सकते हैं। एक काम आप और कर सकते हैं, पंचम भाव में कन्या राशि है, इसलिए आप गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ भी नियमित रोज कर सकते हैं। तो गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करने से भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, यदि मान लीजिए आपका पैकेज बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए कोई लड़की है, उसका पैकेज 25 लाख का पैकेज है, और लड़का मान लीजिए 20 लाख का भी मिल रहा है, तो एकदम मना ना करें, क्योंकि अगर आपकी उम्र अधिक हो चुकी है तो फिर आपके लिए फिर रिश्ता आना मुश्किल हो जाएगा। और यदि आप छोटी छोटी बारीकियां देखते रहे तो फिर शादी नहीं हो पाएगी। उम्र अगर आपकी 35 साल है, 34 साल है, और इस प्रकार का योग या इससे संबंधित कोई भी छोटा योग बन रहा है, क्योंकि ग्रह तो बदलते रहते हैं, थोड़े थोड़े समय में यह स्थितियां आती रहती है। शनि मान लीजिए कुछ समय पहले शनि की 30 साल में स्थिति बदल जाती है राशि वाली, तो वहाँ पर वृश्चिक राशि पर स्थिति मैंने जो बताई अभी इस वीडियो में, यह स्थिति बार बार आती है, रिपीट होती है। और मंगल सूर्य की स्थितियाँ भी ये तो बदलती रहती ही है साल में देखें तो ऐसी स्थिति में फिर इस प्रकार का अगर योग बन गया, शनि चंद्रमा की युति सप्तम भाव में बन गई, कोई बच्चा अभी छोटा है, उसकी आयु कम है और उसके माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वे भी समय रहते जागरूक हो जाएं और उपाय को करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा।
और दशा मैंने बताई कि शुक्र की दशा अगर वर्तमान में अभी चल रही है और रिश्ते आ रहे हैं तो बिल्कुल ना ठुकराएं, उपाय करें, लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत ही अच्छी स्थिति मैंने आपके सामने रखी है और इस योग को आप आसानी से समझ पाए होंगे, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।